नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, एक ट्रक पर रखा हुआ है और ट्रक ए से आगे एसलेट कर रहा है। जैसे ट्रक ए पे आगे एसलेट करेगा तो ट्रक के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पे एम इंटू ए का पीछे फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, और जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। और जब ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना होगा? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका टाइम पीरियड एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स, इन सबसे इंडिपेंडेंट होता है और वो सिंपल होता है 2π√m/k। ठीक है। ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टली हैंग कर दो, सॉरी वर्टिकली हैंग कर दो, ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रख दो। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से स्प्रिंग लगा के ब्लॉक को रख दो। ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टल रख दो, ब्लॉक को किसी एलिवेटर में रख के एसलेट करा दो, ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल रख के एसलेट करा दो। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल फोर्स क्या है। सो द आंसर विल बी, इट विल स्टार्ट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बी पार्ट। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। जैसे इसमें जो फोर्स लग रहा है ma, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड कितना आएगा? तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा जब नेट फोर्स 0 होगा, तो यानी ma किसके बराबर होगा? k इंटू एक्स। तो यहाँ से x जो आने वाला है ये आपका एम्पलीट्यूड बनेगा ma/k। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ग्रेविटी में नीचे फोर्स लग रहा होता है mg और ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये मीन पोजीशन होगी, उससे कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा? जितना ऊपर से नीचे आया होगा उतने नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका भी एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है mg/k। ठीक है। अगर आपने उसको कैसे रिलीज किया? रेस्ट से। ठीक है। अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग थी, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग थी, आपने होल्ड कर रखा था ऐसे किसी चीज़ से इसको, और ये रिलैक्स स्प्रिंग है, इसमें कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं, और फिर आपने ये सपोर्ट हटा दिया। फिर जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसका एम्पलीट्यूड होगा mg/k। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल है फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, हैज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दी हुई है आपको u, और वो दिया है k टाइम्स 1 - e⁻⁻x²। ये पोटेंशियल एनर्जी दी है। और कह रहे हैं पहला ऑप्शन पूछ रहे हैं क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होगा? चेक कर लेते हैं। तो फोर्स निकालेंगे पहले, रिस्टोरिंग फोर्स, वो होगा -du/dx। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस रहेगा, k रहेगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस e⁻ समथिंग का e⁻ समथिंग होता है, बट उस समथिंग को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो -2x आ जाएगा। तो ये एक माइनस यहाँ है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये, 3 माइनस हो गए, तो ओवरऑल माइनस ही आएगा। तो -2kx इंटू e⁻⁻x²। वैसे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बहुत अजीब सा है, लेकिन अगर हम x 0 के आसपास कंसीडर करें, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0, x जो है वो काफ़ी छोटा है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो जो e⁻⁻x² है वो आपका 1 अप्रोच कर जाएगा। तब रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा -2kx, और ये -2kx ये बताता है कि ये SHM होगा, और उसका फोर्स कांस्टेंट जो है वो -2k के बराबर होगा, और अगर हमें टाइम पीरियड लिखना हो उस SHM का तो हो जाएगा 2.√m/k, और k आपका किसके बराबर है? 2k के बराबर है, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट। फोर्स की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? ये टी क्यों लिख दिया मैंने? ये एक्स है। ठीक है, -2kx, एक्स है ये। तो फोर्स की डायरेक्शन भी है, जो माइनस बचा है वो ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तभी ये SHM भी हो पाए। ठीक, और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो 4 0 आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में है ओरिजिन पे। तो आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये x² और v² में रिलेशन है और पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद से सिंपल सोच के बता सकते हो ax² प्लस b² इक्वल टू k। तो जब एम्पलीट्यूड मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 होती है, यानी पार्टिकल अगर अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड के बराबर पोजीशन पे है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी को 0 डाल देते हैं, अभी एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो a²
इज इक्वल टू के। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट के बाई ए। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड अंडरगो एसएचएम अलोंग द सेम लाइन विद इनिशियल फेज ऑफ पाई बाई 6। ठीक, इफ दे स्टार्ट एट द सेम इंस्टेंट एट द सेम पॉइंट अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। बना लेते हैं इसको। इस तरह से दो पार्टिकल हैं, ये मीन पोजीशन हो गई उनकी, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस ए, ये मीन पोजीशन है ओ, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस है, और दोनों एक ही पोजीशन से शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इनिशियल फेज पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 का मतलब ए बाई 2 से शुरू कर रहे हैं दोनों, ये भी ए बाई 2 से शुरू करेगा और दूसरा वाला भी ए बाई 2 से शुरू करेगा, बट एक जा रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक जा रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे है। और सिंपल ये पूछ रहे हैं कितनी देर के बाद ये दोबारा से मिल जाएंगे। तो हमें सारे टाइम इंटरवल याद हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं इस बात को। जैसे इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना होता है, तो वो होता है टी बाई 6। ठीक, टी बाई 6 में ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ये वाला पार्टिकल, तो ये यहाँ से ओरिजिन तक का आने का टाइम टी बाई 12 होता है, ओरिजिन से फिर माइनस ए बाई 2 तक का टाइम टी बाई 12 होता है, तो ये टी बाई 6 में माइनस ए बाई 2 पहुँच जाएगा। हम देख रहे हैं दोनों का मोशन देख रहे हैं कि टी बाई 6 में ये यहाँ पहुँच गया, ये टी बाई 6 में यहाँ आ जाएगा, टी बाई 12 प्लस टी बाई 12 टी बाई 6 हो गया ये। ठीक, फिर अगले टी बाई 6 में ये टी बाई 6 में यहाँ पहुँचा, फिर अगले टी बाई 6 में ये यहाँ वापस आ गया ए बाई 2 पे, ये यहाँ पहुँच गया टी बाई 6 में, तो अगले टी बाई 6 में ये माइनस ए तक पहुँच जाएगा। ये वाला टाइम टी बाई 6 होता है, ए से ए बाई 2 से ए तक जाने का टाइम टी बाई 6 होता है, और ए बाई 2 से ओरिजिन तक का टाइम टी बाई 12 होता है। ठीक, तो अगला टाइम टी बाई 6 और खर्च किया आपने टी बाई 6, आप वापस यहाँ आ गए, और इसमें ये यहाँ पहुँच गया टी बाई 6 में, ये पहुँच गए। ठीक, फिर अगले टी बाई 12 में ये अगले टी बाई 6 में क्या होगा, तो अगले टी बाई 6 में ये माइनस ए बाई 2 से प्लस ए बाई 2 से माइनस ए बाई 2 पहुँच जाएगा, ये अगला टी बाई 6 हुआ। और ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये यहाँ पहुँच गया, ये अगले टी बाई 6 में ऐसे घूम के वापस ए बाई 2 पे आ जाएगा, यानी दोबारा ये माइनस ए बाई 2 पे मीट करेंगे। और कितने टाइम के बाद मीट कर रहे हैं, तो अगर इससे बात करें तो टी वाई 6 यहाँ जाना, टी वाई 6 यहाँ आना और टी वाई 6 यहाँ आना, यानी 3 टाइम्स टी वाई 6 के बाद ये मीट कर जाएंगे। तो आपको टाइम भी पता लग गया, 3 टाइम्स टी वाई 6 के बाद ये मीट करेंगे, और लोकेशन भी पता लग गई कहाँ मीट करेंगे, तो ये मीट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई 2 पे। आपसे तो सिर्फ टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका टी बाई 2। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। इसको इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है, बट ये रिलेटिवली काफ़ी आसान और समझने में इजी होता है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वन पार्टिकल एट मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड अदर पार्टिकल इज हाफ ऑफ द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, देयर एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर सेम इफ दे आर अप्रोचिंग। तो फिर से बना लेते हैं इसके लिए भी। तो एक ये है और एक ये है, इस तरह से। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये है एक तो है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, यानी एक पार्टिकल यहाँ है, और एक आधे एम्पलीट्यूड पे यानी ए बाई 2 पे, और दोनों अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक तो यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ है, और एक यहाँ है, और ये इधर जाएगा और ये ऐसे वापस आएगा भी। तो ये कब मीट कर जाएंगे, तो ये बस इतना बताना है आपको कि इसको एक्सट्रीम तक पहुँचने में या एक्सट्रीम से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है। तो ये टाइम लगता है टी बाई 12। टी बाई 12 का मोशन, अगर ये बिल्कुल ना चले तो ये वाला पार्टिकल टी बाई 12 में इसके पास तक यहाँ आ जाएगा, या ये वाला पार्टिकल बिल्कुल ना चले, एक्सट्रीम वाला बिल्कुल ना चले, तो मीन वाला ये जो ए बाई 2 वाला ये टी बाई 12 में यहाँ पहुँच जाए, तो टोटल टाइम टी बाई 12 लगता है। अब ये दोनों ही चल रहे हैं, तो आधा टाइम ये मूव करेगा, आधा टाइम ये मूव करेगा, और कहीं रास्ते में ये इनकी हो जाएगा मीटिंग। तो आधा टाइम ही काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि टी बाई 12 तो पूरा टाइम है। तो टी बाई 24 ये मूव करेगा टाइम तक, और टी बाई 24 ये मूव करेगा, और दोनों मिलके कहीं रास्ते में मिल जाएंगे। तो कितनी देर के बाद मिल जाएंगे, तो वो हो जाएगा टाइम टी बाई 24। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ एस एच एम इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए कॉस पाई टी प्लस फाई, पाई टी ए कॉस पाई टी प्लस फाई।
और t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी इज, अब वेलोसिटी का डेटा यहाँ से मिसिंग है, वेलोसिटी इज लिख के छूटा हुआ है, वेलोसिटी का डेटा यहाँ से मिसिंग है। अब एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं कितना होगा, तो ये हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी का डेटा मिसिंग है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है यू वाई या यू एक्स, वाई डायरेक्शन पे ऑसिलेट कर रहा है, तो यू वाई जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है वो दी है के टाइम्स मॉड वाई का क्यूब, ये है पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स कांस्टेंट के, एम्पलीट्यूड ए है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो पहले मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब वाई एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के ए का क्यूब। और जब हम मीन पोजीशन पाएंगे तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। या मैं पूछूं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अगर आप वाई डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट करोगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पे ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरी पूरी कन्वर्ट होकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब जरा देखो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 2ka³ बाई m का अंडर रूट। तो यहाँ तो बस प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा रही, तो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी a⁴/2, ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मास है 0.98 kg का और स्प्रिंग कांस्टेंट से अटैच्ड है, एक बुलेट हिट कर रही है मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली। बुलेट्स एम्बेडेड हो जाती है उसके अंदर और सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू कर देता है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले कैसा है। कुछ इस तरह का है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का कांस्टेंट के आपको दिया 100 और ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, ब्लॉक में एक बुलेट आके धंस जा रही है, और जब बुलेट इसके अंदर धंस जाएगी तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी होगी, जरा हम ये निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालते हैं। बुलेट का मास है 0.02 kg, स्पीड है 30 इज इक्वल टू, जब बुलेट जाके उसमें धंस जाएगी तो टोटल मास हो गया 1 kg इंटू स्पीड v आपको निकालनी है। तो यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी वो 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जा रही है। क्लियर है। अब एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो जब इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, यही मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके बाद तो ये उसी स्पीड से ऑसिलेट करेगा। तो जब आगे बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक, तो एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वो ये बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर। यही जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ये पूरी की पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, मास आपका 1 kg है, वेलोसिटी का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा, इज इक्वल टू के कितना दिया 100 और इंटू ए स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 0.6, 100 का आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा ए। तो एम्पलीट्यूड आ जा रहा है आपका 0.06 मीटर, या इसी को आप क्या ले सकते हो 6 सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्टिक है जिसका मास m है, लेंथ l है और सेंटर पे पाइवेटेड है, ठीक है, और दोनों तरफ हमने स्प्रिंग लगाई हुई है, L/2 लेंथ है, और थोड़ा सा थीटा घुमा के छोड़ दिया, और टाइम पीरियड हमें निकालना है, सिस्टम करेगा नहीं करेगा और टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक, इसको अलग से समझ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये मान लिया रॉड है आपकी, और ये हिंज है यहाँ पे, और ये यहाँ स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ है, इसी तरह से एक स्प्रिंग यहाँ है। तो जब आपने इसको थीटा घुमा दिया, थीटा इस तरह से घुमा दिया, तो ये इलोंगेशन कितना हो जाएगा, तो इलोंगेशन जो होगा वो हो जाएगा थीटा इंटू L/2। ठीक, ये इलोंगेशन होगा। अब फोर्स कितना लगेगा पीछे की तरफ, फोर्स तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट। ठीक, अब उसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क तो फिर से L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क आ जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस समझना है आपको। थीटा इंटू L/2 तो हो जाएगी ये लेंथ, कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन आया, स्प्रिंग में इलोंगेशन को k से मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है आपको, ठीक है, तो ये बन गया फोर्स, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है ऑलमोस्ट, तो वो बन जाएगा टॉर्क, और जितना टॉर्क यहाँ लगेगा उतना ही टॉर्क इधर लगेगा, तो नेट टॉर्क कितना आ रहा है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा इंटू L/2 इंटू k इंटू L/2, तो 2 से 2
कैंसिल, तो आप इसको ले सकते हो एल स्क्वायर के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, ये बन जाएगा टॉर्क। और टॉर्क देखो थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यही एसएचएम की कंडीशन है, थीटा के प्रोपोर्शनल है। थीटा तो आपने ऐसा घुमाया था इधर ऐसे, और टॉर्क आ रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में, प्रोपोर्शनल भी है अपोजिट भी है, तो यही है आपका टॉर्शन कांस्टेंट एसएचएम का। तो टाइम पीरियड लिखना तो बहुत ही सिंपल है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, रोटेशनल एंगुलर एसएचएम में आई बाई के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और के कितना है, तो के है के एल स्क्वायर बाई 2, तो के एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई 6 के। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी इसका उल्टा, तो वो आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट 6 के बाई एम, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। एसएचएम तो है ही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मास 1 kg, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है आपके पास 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अभी फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स आपका आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा -4, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस 2x का होता है माइनस साइन 2x, और 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका 3 माइनस हो गए, तो ये माइनस ही रहेगा और 8 साइन 2x आ जा रहा है। बट ये तो x के प्रोपोर्शनल और अपोजिट आया ही नहीं, तो हम स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में सोचेंगे। अगर x वेरी स्मॉल है तो साइन एक्स x बन जाता है, तो यहाँ पे साइन 2x है तो ये 2x बन जाएगा। तो फोर्स जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा -16x, ये फोर्स बन गया। तो अब यहाँ पे हमें एसएचएम का कांस्टेंट मिल गया, फोर्स कांस्टेंट 16। तो टाइम पीरियड लिखना आप कोई मुश्किल नहीं है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मास दिया है 1 kg और के हो गया आपका 16, तो आ जाएगा बाहर 4, तो आंसर आ गया पाई बाई 2 सेकेंड्स। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिकी है थोड़ी सी। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी इज फाउंड एट ए डिस्टेंस x1 x2 एंड x3 फ्रॉम द सेंटर एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकंड्स। एक पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है, ए से शुरू कर रहा है, और उसकी लोकेशन x1 होती है 1 सेकंड के बाद, फिर दूसरे सेकंड के बाद x2 होती है और तीसरे सेकंड के बाद x3 होती है, और सारी डिस्टेंसेज मीन पोजीशन से ही हैं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम से अगर कोई शुरू करता है तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की होती है ए कॉस ओमेगा टी। अब 3 अलग अलग टाइम पे इनकी लोकेशंस दी हुई हैं, तो x1 जो हो जाएगा वो 1 सेकंड के बाद है, तो हो जाएगा ए कॉस ओमेगा, टी की वैल्यू 1 सेकंड। x2 2 सेकंड के बाद है, तो ये हो जाएगा ए कॉस 2 ओमेगा, और x3 3 सेकंड के बाद है, तो ये हो जाएगा ए कॉस 3 ओमेगा। अब टास्क ये है कि इन सबसे हमें ओमेगा निकालना है, टाइम पीरियड हमें निकालना है। ठीक, तो इसमें जो ट्रिकी फॉर्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी का है, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का ट्रिकी फॉर्मूला है इसमें। ठीक, तो वो कैसे लगा रहे हैं अब उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला पहले। तो फॉर्मूला ये होता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी, ये जो होता है ये आ जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे किस किस के लिए, तो यहाँ से ज़रा देखो ध्यान से आप। अगर मैं कॉस ओमेगा और कॉस 3 ओमेगा और कॉस ओमेगा ऐड करूँ, यहाँ पे कॉस 3 ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा अगर हम ऐड करें तो क्या आने वाला, तो यह आ जाएगा 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 2 ओमेगा आ जाएगा,
इंटू कॉस, इनको माइनस करके आधा करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसमें सारी वैल्यू डालेंगे और यहाँ से हमें जो चाहिए होगा वो मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो, कॉस कॉस 3 ओमेगा कितना है, x3/a, तो ये आ जाएगा x3/a प्लस कॉस ओमेगा कितना था, तो वो था x1/a इज इक्वल टू 2 कॉस 2 ओमेगा कितना है, कॉस 2 ओमेगा है x2/a और कॉस ओमेगा कितना है x1/a। तो पहली बात तो ये है कि एक एक कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, एक ए जो है वो कॉमन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका x1 प्लस x3 या x3 प्लस x1 कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू आ जाएगा 2x1 x2 अपॉन ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ए एम्पलीट्यूड जो आ गया वो आपका आ गया 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x3। उसके बाद अब कोई मुश्किल नहीं है, ए की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में डालो और कॉस इन्वर्स लगाएंगे और ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम पहली इक्वेशन से कॉस ओमेगा लिखें तो कॉस ओमेगा आ जाएगा x1/a। ए कितना, ए है 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x3। तो ये x1 से x1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, और ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, और ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा 2π/t होता है, तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा। टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 2π डिवाइडेड बाई कॉस इनवर्स ये वैल्यू x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करेगा आपको, ये सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो है वो एकदम से स्ट्राइक करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अब कर लिया है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो अब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, बस इतनी सी बात। तो आप देख लेना, इसमें आपको एक आंसर मिल जाएगा 2π/थीटा, 2π/थीटा आंसर बन जाएगा। थीटा यही है कॉस इनवर्स जो लिखा हुआ हमारा, कॉस थीटा x1 प्लस x3 अपॉन 2x2 वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है m मास का, वो SHM कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये दिया है बीटा x⁴। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया बीटा x⁴, और आपसे पूछ रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था बीटा x⁴। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी बन जाएगी, तो बस डिस्प्लेसमेंट की जगह एम्पलीट्यूड डाल देना तो हो जाएगा बीटा a⁴। ठीक, अब आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल 1/3 है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/3 है, ये कह रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझो। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो होता है बीटा x⁴, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स बीटा x⁴, क्योंकि वो कह रहे हैं 3 गुना हो जाएगी, और दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम तो टोटल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है बीटा x⁴, और काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी की, तो 3 टाइम्स बीटा x⁴, और इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बीटा a⁴। तो ये बीटा 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 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये x⁴, 3x⁴, 4x⁴ हो जाएगा, और वो a⁴ है, तो यहाँ से x जो आएगा वो आ जाएगा a/√2 के बराबर और प्लस माइनस। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ये है सिचुएशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं SHM में x पे पोटेंशियल एनर्जी U1 है और y पे पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो x प्लस वाई पे क्या होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो x पे पोटेंशियल एनर्जी U1 है, तो U1 जो होगा वो हो जाएगा ½ के x², और y पे पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो U2 हो जाएगा आपका ½ के y²। तो x प्लस वाई पे पोटेंशियल एनर्जी लेट से U है, तो U कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ½ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें रिलेशन बनाना है, तो पहली इक्वेशन से x निकालते हैं, तो पहली इक्वेशन से x जो आएगा वो आ जाएगा √2u1/k। दूसरी इक्वेशन से y जो आएगा वो आ जाएगा √2u2/k, और तीसरी इक्वेशन से x प्लस वाई आ जाएगा
अंडर रूट 2u/k, ये हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू डालेंगे और देखते हैं क्या रिलेशन बनने वाला। तो x की वैल्यू डालोगे तो x है आपका अंडर रूट 2u1/k प्लस y है अंडर रूट 2u2/k इज इक्वल टू टोटल जो है वो है अंडर रूट 2u/k। तो ये अंडर 2/k कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस 2 अंडर रूट u1 u2, और वो आपकी टोटल एनर्जी x प्लस वाई पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक बीड है, एक वायर पे स्लाइड कर रही है और वो काफ़ी हद तक पैराबोला जैसी है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है u इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और आपसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड बताना। बहुत ही आसान है, हम फोर्स निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल एनर्जी को माइनस du/dx करके। तो ये आपका आ जाएगा -2cx, ये फोर्स आ जाएगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है ये फोर्स कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, m/k, k कितना है 2c। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिंपल एकदम। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में 2 kg है मास, एग्जीक्यूट SHM व्हेन द ब्लॉक इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज पुट ऑन इट एंड द टू मूव टुगेदर। देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। इस तरह की सिचुएशन है, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक मूव कर रहा था, और जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा था, मीन पोजीशन से जब ये क्रॉस हो रहा था उस टाइम पे एक छोटा ब्लॉक इसके ऊपर और स्टिक कर दिया जाता है, तो इसमें एनर्जी का पक्का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। तो एनर्जी का लॉस हम निकालेंगे कैसे, क्या चीज़ सेम रहेगी, तो मोमेंटम सेम रहेगा। तो अगर मान लिया बड़े वाले ब्लॉक का मास कैपिटल M है और पुराना एम्पलीट्यूड A था, पुरानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी A ओमेगा से मूव कर रहा होगा उस टाइम, और फिर आपने उस पर स्मॉल m लगा दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कहेंगे तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज A ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो मास तो m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। रहेगी ये मीन पोजीशन ही, तो इस पर जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम ही, और मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन A इंटू ओमेगा से हम बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन अब इसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और मास बदलने से फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं जरा क्या क्या इक्वेशन आने वाले हैं। तो ma ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट k/m, तो ये k/m बन जाएगा इज इक्वल टू m प्लस m इंटू A डैश, और ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, तो ओमेगा डैश हो जाएगा अंडर रूट के में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मास बदला है, अंडर रूट k/m प्लस m। अब सारी वैल्यू डालते हैं, ये अंडर रूट के से अंडर रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये अंडर रूट m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट m इंटू A इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू A डैश। चलो मास डाल रहे हैं, एक ब्लॉक का मास है 2 kg, उसके ऊपर जो रखा है मास वो 1 kg है, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू A डैश। तो A डैश जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट 2/3 टाइम्स A। सो योर आंसर विल बी A पार्ट। ठीक है, एनर्जी कंजर्व नहीं रही है, क्या चीज़ कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम। और पहले जो मीन पोजीशन थी अभी भी वही मीन पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन में चेंज नहीं होता, क्योंकि मीन पोजीशन नेट फोर्स 0 वाली होती है। तो जहाँ स्प्रिंग रिलैक्स होती है वही मीन पोजीशन होती है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एयर चैम्बर है, उसका वॉल्यूम V है और लॉन्ग क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका हैज ए लॉन्ग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ मतलब होगा। ए बॉल ऑफ मास m इज फिटेड स्मूथली इन द नेक। तो चैम्बर जो है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का बना लेते हैं हम, इस तरह से ये चैम्बर है, ये लॉन्ग नेक होना चाहिए, पता नहीं कुछ हो लिखा होगा उन्होंने। ये चैम्बर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसमें एक बॉल फिट करी है हमने m मास की, ये बॉल फिट है, मान लिया ये m मास की एक बॉल फिट है,
और इसका जो वॉल्यूम है, इसका ये अंदर जो एयर है, इसका जो वॉल्यूम है ये दिया होगा आपको v, ये वॉल्यूम दिया होगा v, और बल्क मॉडुलस बीटा दिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इसको मान लिया नीचे x से डिस्प्लेस किया या स्मॉल dx से डिस्प्लेस किया लेट से, तो इस पे अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो इसको ऑसिलेट कराएगा, उसी का टाइम पीरियड निकालना। तो अंदर dx मूव कराने से वॉल्यूम में चेंज कितना हो जाएगा dv, तो dv हो जाएगा a इंटू dx, और प्रेशर में कितना चेंज हो जाएगा dp, वो हम निकाल सकते हैं कैसे, बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले से। तो बल्क मॉडुलस होता है आपका माइनस dp अपॉन dv बाई v, ठीक। और dv में मैं एक माइनस भी लगाना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। तो जरा सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला। तो बल्क मॉडुलस आपका आ जाएगा माइनस dp अपॉन dv, कितना dv है माइनस adx अपॉन v ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया dp, चेंज इन प्रेशर जो आया वो आ जाएगा a b dx ओवर b। तो उससे फोर्स कितना लगेगा df, जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स हो जाएगा तो एरिया का स्क्वायर बन जाएगा, एरिया का स्क्वायर बल्क मॉडुलस dx अपॉन v, और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे किया, प्रेशर बढ़ाया तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये भी पता लग रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो ये SHM करवाएगा। तो अगर मैं पूरा वेक्टर बना के लिखूँ dx पे वेक्टर, तो यहाँ मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, और ये जो टर्म बना है यही SHM का कांस्टेंट बन जाएगा। तो टाइम पीरियड लिखना तो बहुत आसान है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k। m मास m था और k कितना आ गया, तो k आ गया आपका a स्क्वायर b अपॉन b, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। तो पहले हमने इसको डिस्प्लेस किया x, चेंज इन वॉल्यूम निकाला, चेंज इन वॉल्यूम से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के चेंज इन प्रेशर आ गया, चेंज इन प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई करके चेंज इन फोर्स आ गया, और यही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। और यहीं से हमने फोर्स कांस्टेंट निकाल लिया SHM का, और हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लगा के टाइम पीरियड फाइंड कर दिया। अगले क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, SHM में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर। ये अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हम समझेंगे तो ओमेगा हमें साफ दिखाई दे रहा है 3 है, और एम्पलीट्यूड भी हमें साफ दिखाई दे रहा है कितना है, 4 है। 4 यूनिट्स जो है वो एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा 3 यूनिट्स है। अब टाइम पीरियड निकालना होगा, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो 2π/3 यूनिट्स जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है तो वो 4 यूनिट्स है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा होती है, तो वो 12 यूनिट्स आ जाएगी। और पूछ रहे हैं, चौथे ऑप्शन पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ओमेगा स्क्वायर x होता है, वैसे तो माइनस भी लगा होता है यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह अगर सब समझें हम, तो मैग्नीट्यूड तो ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, तो ओमेगा आपका है 3 का स्क्वायर 9, और x भी आपको 3 दिया है, तो 27 यूनिट्स का जो है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप सारे आंसर हमने फाइंड कर लिए हैं, तो आप इसमें आराम से मैच करा सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा।